हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम आपकी बीए पार्ट 2 के प्रश्न पत्र ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सार्वभौमीकरण। सार्वभौमीकरण की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर ने सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के संदर्भ में किया। बाद में इसका प्रयोग मैकिम मैरियट ने लघु और बृहत परंपरा के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया। सार्वभौमीकरण का अर्थ। सार्वभौमीकरण का शाब्दिक अर्थ है किसी परंपरा का अधिक व्यापक हो जाना। मैकिम मैरियट के अनुसार जब लघु परंपरा के तत्व ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उनके फैलाव का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, और जब वृहत परंपरा के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को सार्वभौमीकरण कहते हैं। ये सांस्कृतिक तत्व कालांतर में वृहत परंपरा के अंग बन जाते हैं या जब उन्हें वृहत परंपरा का ही अंग माना जाता है तो इसे सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। मैकिम मैरियट के अनुसार सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य वृहत परंपरा का उन तत्वों से मिलकर निर्मित होना जो छोटी परंपराओं में पहले से ही विद्यमान होते हैं और जिनसे बड़ी परंपरा सदैव घिरी रहती है। उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि जब छोटी छोटी स्थानीय परंपराओं के तत्वों से मिलने से एक बड़ी परंपरा का निर्माण होता है तो उसे सार्वभौमीकरण कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जब लघु परंपराओं के मिलने से एक बड़ी परंपरा का निर्माण होता है तो उनका विवेचन धर्म ग्रंथों से कर लिया जाता है, तो संस्कृति के प्रसार की यही प्रक्रिया सार्वभौमीकरण कहलाती है। सार्वभौमीकरण की विशेषताएं। नंबर 1, सार्वभौमीकरण में लघु एवं वृहत परंपराओं का एक दूसरे में समायोजन हो जाता है। इसका संबंध लघु एवं वृहत परंपराओं की अंत्यक्रिया से है। नंबर 2, इसमें लघु परंपराओं और वृहत परंपरा के स्थापित करने में सहायक बनती हैं तथा अपना अस्तित्व भी बनाए रखती हैं। नंबर 3, किसी समाज की अधिकांश शक्ति दोनों परंपराओं में समान रूप से भाग लेते हैं तथा दोनों से संबंध कर्म कांडों को पूरा करना अनिवार्य मानते हैं। चौथा, सार्वभौमीकरण स्थानीय धार्मिक विश्वासों में कर्मकांडों का एक व्यापक विस्तार है। पांचवा, ये बृहत परंपराएं पूर्णतया नवीन नहीं होती बल्कि वास्तव में लघु परंपराओं का ही विकसित एवं संशोधित रूप होती हैं। छठा, इसमें लघु परंपराओं के तत्व स्थानीय क्षेत्र से राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ते हैं और उनका फैलाव होता है। सार्वभौमीकरण के चारों ओर लघु और वृहत परंपराएं अपना घेरा डाले रखती हैं। सार्वभौमीकरण के कारण। नंबर 1, संस्कृतिकरण। जब नीची जाति के व्यक्ति ऊंची जाति के व्यक्तियों के आदर्शों, परंपराओं और उनके विचारों का अनुकरण कर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा करना चाहते हैं तो इससे सार्वभौमीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। गतिशीलता में वृद्धि। जब गतिशीलता में वृद्धि के फलस्वरूप एक स्थान के धार्मिक विश्वास दूसरे स्थान पर पहुंचकर वहां की स्थानीय परंपराओं में इनका समायोजन हो जाता है, तब सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3, संस्कृति का प्रसार। संस्कृति प्रसार की प्रक्रिया से भी सार्वभौमीकरण को बल मिलता है। चौथा, निहित स्वार्थ। सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने का श्रेय बहुत कुछ पुरोहितों और ब्राह्मणों को है जिन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु धार्मिक विश्वासों और कर्मकांडों के महत्व की निरंतर पैरवी की। पांचवा, लघु परंपराएं। महत्वपूर्ण लघु परंपराएं जो अत्यधिक लोकप्रिय हो गई हैं और कालांतर में सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया के कारण वृहत परंपराओं में परिवर्तित हो जाती हैं। सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मैरियट ने इसे अनेक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। नंबर 1 उदाहरण मैरियट देते हैं कि दीपावली में सौरती पूजा। किशनगढ़ी गांव में दीपावली के त्यौहार के अवसर पर सौरती देवी की पूजा करते हैं। सौरती देवी की पूजा करना दिवाली के दिन यहाँ के ग्रामीणों के लिए आवश्यक माना जाता है। उनका मानना है कि लक्ष्मी धन की देवी है और सौरती उनकी देवी है। सौरती के अलावा वे लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। मैरियट का अनुमान है कि सौरती संबंधी विश्वास तथा लघु परंपरा से संबंधित है, लेकिन इसका फैलाव विस्तृत हो गया और कालांतर में उसका रूप परिवर्तित हो गया एवं उसने लक्ष्मी का रूप ग्रहण कर लिया। लक्ष्मी वृहत परंपरा के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार सौरती देवी का लक्ष्मी देवी में रूपांतरण सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया को व्यक्त करता है। रक्षाबंधन।
मैरियट का मत है कि रक्षाबंधन की व्रत परंपरा का प्रारंभ एक ऐसी लघु परंपरा से हुआ जिसे किशनगढ़ी में सलूनों का त्यौहार कहते हैं। इस गांव में रक्षाबंधन के दिन सलूनों का त्यौहार भी मनाया जाता है। सलूनों के त्यौहार से कुछ दिन पहले विवाहित स्त्रियां अपने माता पिता के घर से ससुराल लौटने की तैयारी करती हैं तथा ससुराल जाने से पहले अपनी अविवाहित बहनों सहित अपने भाइयों के सिर व कान पर पवित्र अनाज जौ की बालें रखती हैं। इन बालों के बदले भाई उन्हें पैसा देते हैं। इसके बाद जीजा और साले में खेल होता है। इसके बाद इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। मैरियट का मत है कि रक्षाबंधन के त्यौहार की उत्पत्ति सलूनों जैसी लघु परंपरा से हुई। तो आज हमने सार्वभौमिकरण की अवधारणा को समझा और उसके कुछ उदाहरण हमने समझे। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।